तो सर रिकॉर्डिंग, हाँ सेलिब्रिटीज सर जब, रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्ड कर रखा है, डोंट वरी, रिकॉर्ड चल रहा है। ओके सर। तो सेलिब्रिटीज जब एंडोर्स करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, तो उससे क्या क्या एथिकल डिलेमास आते हैं, और आपको एग्जांपल के साथ बताना है। सोचो एथिकल डिलेमास कौन कौन से आ सकते हैं। So फॉर एग्जांपल कैरेक्टर और इंटरेस्ट, या आपकी इंटीग्रिटी है जो उसको आप चूज करते हो अपने पर्सनल गेन के ऊपर। ये और सही बात है। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने पहले खुद ने जो ट्राई किया है? नहीं, पहले खुद ट्राई नहीं करते फिर आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब पहला एथिकल डिलेमा क्या है? इंटीग्रिटी। यस। कि आप यस जो, सर। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, और आप जो बिहेव करते हो, वो तीनों सिंक में होना चाहिए। तो आप सोच तो कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, बिहेव कुछ और कर रहे हो। ठीक है, तो इंटीग्रिटी पहला एथिकल डिलेमा। दूसरा एथिकल डिलेमा क्या हो सकता है यहाँ पर? सेलिब्रिटीज जब एडवर्टीजमेंट प्रो या मार्केटिंग प्रमोट करते हैं तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब ऑडियंस। buyers, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर्स नहीं, ऑडियंस। टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, टुवर्ड्स क्लाइंट्स, आई वुड से। आपकी क्लाइंट्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तीसरा एथिकल डिलेमा क्या हो सकता है यहाँ पर? मीन वर्सेस एंड। आपका एंड गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। वो एडवर्टाइजमेंट करके आपको पैसे मिल रहे हैं, बट उसके लिए आप क्या गलत मीन यूज कर रहे हो? ठीक है, यू आर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, so the means are incorrect, means are not correct. Then पर्सनल बेनिफिट, खुद का बेनिफिट वर्सेस पब्लिक हेल्थ, है या नहीं? यस सर। खुद का बेनिफिट कर रहे हो, लेकिन उससे किसका इम्पैक्ट हो रहा है? पब्लिक की हेल्थ पे हेल्थ। इम्पैक्ट हो रही है, पब्लिक की मनी इम्पैक्ट हो रही है या नहीं? और क्या आपको एथिकल डिलेमास लगते हैं इसमें? सोसाइटल वैल्यूज। सोसाइटल वैल्यूज जैसे? सर यू कैन राइट सोशल सर मोरालिटी कल्चर। वर्सेस इंडिविजुअल मोरालिटी। सोसाइटी की मोरालिटी कुछ अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रमोटिंग ट्यूबोर्ग एज सोडा। यस सर। क्या ट्यूबोर्ग का सोडा मिलता है? हम सबको पता है नहीं मिलता। बियर कंपनी को यू आर प्रमोटिंग एज अ सोडा। यस सर। सोशल मोरालिटी आप के अगेंस्ट जा रहे हो आप। ठीक है, एंड yes, यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑल्सो यार। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज इम्पेक्टेड? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या कहते हैं? द सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। राइट टू इंफॉर्मेशन है या नहीं है? इट इज अ लीगल राइट, it is एज a पर legal right. कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन है। अगर आर्टिकल 21 देखोगे, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में राइट टू इंफॉर्मेशन भी आता है। Yes, sir. तो यू यस आर सर। providing biased information to the public. You are not creating a well informed citizenry. So that is the ethical dilemma. You are going against the constitutional morality just for the sake of आपके खुद के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, राइट फ्रॉम कोरोनिल टू विमल, वट एवर एडवर्टीजमेंट आपको सही लगे। ठीक है, समझ में आ गया है किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है? Yes, sir. आसान है। Sir. यस। चलो, अब इन्होंने कुछ लिखा है, जो भी लिखा है मुझे नहीं पता। ठीक है, देन नेक्स्ट सवाल जो था,
ये भी ethical dilemmas पे ही था. What are the ethical dilemmas faced by the public servant in India while executing their duties? How they can be resolved? पब्लिक सर्वेंट जब भारत में अपनी ड्यूटी करते हैं तो उनको किस तरह के एथिकल डिलेमास फेस करने पड़ते हैं, विस्तार से समझाइए, और वो किस तरह से उनको रिजोल्व किया जा सकता है. बताइए क्या क्या एथिकल डिलेमास हो सकते हैं जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी. बताइए जल्दी से, सोचिए. यस, दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट आर द एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सर्वेंट? इंटरेस्ट. पहले ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा क्या? सर लाइक करप्शन. सोसाइटी से करप्शन. अरे पहले ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मत लिख देना यार, उसको लगेगा कि मतलब शुरू से ही. कौन कौन से सर एथिकल जैसे डिलेमास? ट्रांसफर सर, conflict between personal values and duty. प्रोफेशनल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट. वेरी गुड. फॉर एग्जांपल एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, एक डैम बनाना है. डैम बनाना है तो लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा. डिस्प्लेस करोगे तो लोगों की लाइवलीहुड चला जाएगा, एनवायरनमेंट को डैमेज होगा, वो अलग. तो पब्लिक ड्यूटी जब करते हुए आपको दोनों में से चूज करना है कि आपको एनवायरनमेंट को बचाना है या आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है या नहीं है? यस सर, सर सर है या नहीं? यस सर, यस सर. तो इसका मतलब ये बात तो सही है. तो पहला आपका एथिकल डिलेमा क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट. आपको दोनों में से क्या चूज करना है या नहीं है? या फिर यस सर. डिस्प्लेसमेंट, अगर आप कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करना है या नहीं करना, वर्सेस प्रॉपर रिहेबिलिटेशन. और क्या आपको डिलेमा फेस कर सकते हो आप? Compassion, क्या? rules versus compassion, like Yes. following rules या showing compassion. Yes, rules versus compassion. Like Good. spending more time at office or like Personal giving time to duties. family. Personal versus duties जो भी. मतलब giving time to family versus हाँ इसमें हाँ giving time to children and wife. Family. That's also a personal dilemma. duties versus professional responsibilities. किसको ज्यादा टाइम दे? Yes sir. Can I Yes sir. write like That's a this? dilemma. Yes sir. और बताओ, और क्या हो सकता है? और Sir, क्या doing dilemma work face? according to the local leaders, sir. ओके ओके, गो ऑन. उसको लैंग्वेज हम सुधार लेंगे. सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ठीक है, वो तो पर्सनल और पर्सनल वैल्यू और पब्लिक वैल्यू दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो है. तो एथिकल डिलेमा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा वो रखो. एथिकल डिलेमा मतलब दोनों एथिक्स होने चाहिए. सर ठीक है. तो State और का क्या interest हो सकता? and humanity. हाँ, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट वर्सेस ह्यूमैनिटी, ये भी लिख सकते हो. वर्सेस सोशल जस्टिस या ह्यूमैनिटी, जो भी आप लिखना चाहो. और क्या? एक एग्जांपल मैंने दिया था, मेरिट वर्सेस इगैलिटेरियनिज्म. लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और करता हूँ 10 मिनट में. 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट. हम्म. बताओ और कोई एग्जांपल क्लास. हाँ, और कोई एग्जांपल.
बताओ सोच के यार। Sir, in a corruption. करप्शन? करप्शन कैसे एग्जाम्पल हुआ है? करप्शन तो हमेशा ही गलत है। फॉर एग्जांपल मेरी तो हैविंग सर शॉर्ट टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लान कुछ हो कि फॉर एग्जांपल बजट एक ही है एक तो किसी चीज के डिलेमा लिए। आता है, फॉलोइंग रूल वर्सेस फॉलोइंग सीनियर्स पॉलिटिशियन। एक तो आपका रूल है और दूसरा सीनियर है या पॉलिटिशियन है, वो कुछ और बोल रहा है, तो ये भी डिलेमा रहेगा किसको फॉलो करूँ। ठीक है, एज पर सिविल सर्विसेज आपको हिरार्की फॉलो करनी है, हिरार्की मेंटेन करनी है। समझ में आ रहा है? यस फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, आपका कुछ बोल रहा होगा, और कोड ऑफ एथिक्स कुछ बोल रहा होगा। दोनों में से क्या फॉलो करें, ये भी एक डिलेमा है। ये कोड ऑफ एथिक्स कोई डिफाइंड नहीं है, तो ये सारे डिलेमास होते हैं सिविल सर्विसेज में। और भी बहुत सारे होते हैं यार। ठीक है, तो ये कुछ मैंने थोड़े से बता दिए, बाकी आप खुद खोजना। Sir, not providing ration because of lack of Aadhaar हाँ, card. दैट इज ऑल्सो डिलेमा, ये बात सही है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी है या पार्टीशनशिप फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन फॉलो करने हैं या फिर ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी है, वो भी एक डिलेमा है। तो ये सारे डिलेमास होते हैं सिविल सर्विसेज में। अच्छा, अगला इसमें था कि हाउ दे कैन बी रिजोल्व। कैसे रिजोल्व कर सकते हो आप इनको, डिलेमास को? Sir, providing proper compensation those who are getting loss from this development. ओके, गुड। और compensation is one thing. Okay, how to resolve the ethical dilemma? और कोई आंसर? एक ही आंसर थोड़ी होगा। Setting the priority, setting the कोई priorities, प्रायोरिटी? like versus rules. Put compassion on first, then ethical dilemma can be resolved. फर्स्ट यू शुड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल डिलेमा जब भी आए आप कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो, फॉलो द अथॉरिटी, फॉलो द लॉ, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मुझे भी कभी कोई डिसीजन लेना होगा, यह होता है, सिंपल है, रूल्स मंगवा लो। लॉ क्या कहता है इस पे, भाई ये रूल है, ये लॉ है, ये संविधान कहता है। ठीक है, हमेशा फॉलो द रूल, डोंट गो Constitution. बियॉन्ड द रूल। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल, बायलॉज जो भी बना है उस पर वो फॉलो करो। फिर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी कर दिया, मतलब यू शुड बी प्रेडिक्टेबल इन योर बिहेवियर कि हाँ, तो दीज आर द वेज। फिर बाकी तो सब चीजें है ही, बाकी तो यू कैन राइट कि अगर एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट में आ गया तो व्हाट यू कैन फॉलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू शुड फॉलो द राइट मीन्स। ठीक है, अगर दो चीजों का एंड गोल सेम है तो यू शुड फॉलो द राइट मीन्स। देन योर पब्लिक ड्यूटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो थिंग। तो ये चार पांच चीज करते हैं बस। फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तीसरा Constitutions. मिडिल Law. कॉन्स्टिट्यूशन, यस उसमें सारा कवर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, बाय लॉ, वट एवर, All of अथॉरिटी जो भी है। natural justice. हाँ, देन पब्लिक Large. ड्यूटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी, तीसरा। चौथा, चौथा क्या, फॉलो द मिडिल पाथ। अगर एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट में चूज करना है, चूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज नेक्स्ट। देन और क्या फॉलो कर सकते हो आप, फॉलो योर कॉन्शियंस, फॉलो द आइडिया, ग्रेट आइडल्स, मॉरल थिंकर्स, इन सब के बारे में यू कैन राइट।
ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन, ठीक है, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, अदर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं पांचवा सवाल डिस्कस करता हूँ, बाकी ये आप खुद लिखोगे अब। व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इन प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। ये पांचवा सवाल है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल है गुड गवर्नेंस प्रमोट करने में, कैन यू टेल? अकाउंटेबिलिटी होगी या ट्रांसपेरेंसी होगी, उससे गुड गवर्नेंस किस तरह से प्रमोट हो सकती है? सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो इस सवाल में? Sir, reduces corruption. अरे डायरेक्ट करप्शन की बात सोचा करो, करप्शन से ज्यादा ही बहुत चीजें है यार। Sir, efficient अकाउंटेबिलिटी एंड implementation. व्हाट Sir, इज अकाउंटेबिलिटी build एंड trust ट्रांसपेरेंसी? among the community. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एक बार बताओ, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? हेलो सर। यस। हेलो। यस। हाँ सर, मेरा मीडियम सर हिंदी है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को। तो जहाँ तक हाँ हाँ, आराम से। ट्रांसपेरेंसी की बात है सर, हाँ तो सर इसमें जहाँ तक ये है कि शासन तंत्र में जब ट्रांसपेरेंसी अगर आएगी तो उससे क्या होगा कि जो नीतिगत चीजें हैं जो कि सरकार के द्वारा चीजें चलाई जा रही हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक ड्रास्टिकल चेंजेस जाएगा सर। क्योंकि जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे शराबबंदी है, तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स को मैं कोट कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू या टोल फ्री नंबर के थ्रू जब लोगों का जुड़ाव होगा तो लोग जो है सो एक तरह से अवेयरनेस के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस तरह की चीजें कंडक्ट हो रही हैं या यहाँ पे इस तरह की। तो उससे क्या होगा कि थ्रू आउट अगर पूरे कंट्री के लेवल पे जब लोगों का जुड़ाव होगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी निकल के आएगी कहीं भी किसी भी पॉलिसीज में, तो फिर पॉलिसीज जो है सक्सेसफुल होगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है। सही बात है। ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है सरकार में? Right to अ, information. यस, आरटीआई, आरटीआई। सूचना का आरटीआई अधिकार। सर, और नमो एप्लीकेशन भी सर, नमो एप्लीकेशन भी से भी हम डायरेक्ट कर नमो सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, चीजों को। अगर हम जी सर, राजस्थान में जाए तो राजस्थान में है जन सूचना पोर्टल। ये राइट सर। तो ट्रांसपेरेंसी अगर जब सरकार में होती है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि सरकार में जो भी कामकाज हो रहा है वो आप देख पा रहे हो कि हाँ ये मेरी फाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने आज अप्लाई किया है, ये कहाँ तक पहुंची है, इसका क्या स्टेटस है, किसके साथ पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपेरेंसी का एक एग्जांपल, अगर आप पासपोर्ट लेने जाते हो, पासपोर्ट में आपकी एप्लीकेशन वहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र में, या एप्लीकेशन फिल करने से लेके पासपोर्ट सेवा केंद्र से लेके पुलिस स्टेशन से लेके आपके घर तक आने तक अगर आप ट्रेस कर पा रहे हो, ये क्या है सरकार में? ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है कि सरकार उन इंफॉर्मेशन को नहीं छुपा रही जो पब्लिक को दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर ट्रांसपेरेंसी सरकार में रहती है तो आप उससे सरकार की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हो कि सरकार को ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं दी, क्यों नहीं दी। जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी, जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी वहां पर क्या होगा? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट होगी। सिटीजन सेंट्रिक मतलब वो गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? जहां पर Yes, sir. ट्रांसपेरेंसी होगी वहां पर सरकार रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगी। रूल ऑफ लॉ मतलब कि हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या चलेगी सरकार, ना कि अपने विम्स और फैंसेस, अपने मन मुताबिक नहीं चलेगी। जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी वहां पर एफिशिएंसी भी होगी, क्योंकि पता चल जाएगा डिपार्टमेंट्स को कि भाई आप पे लोग नजर रखे हुए हैं, आपने ये काम 5 दिन में हो जाना चाहिए तो 5 दिन में नहीं किया। पहले क्या है, फाइलों को लेके बैठे रहते थे, बट अब क्या है, फाइलों को कंटिन्यूसली मूव कराना है, तो उससे क्या एफिशिएंसी आएगी सरकार के काम में। ट्रांसपेरेंसी अगर हुई सरकार में तो सरकार रेस्पॉन्सिव भी होगी। रेस्पॉन्सिव मतलब देयर Very, विल बी very. रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्सिव मतलब जवाब देंगे, अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो यही सब ट्रांसपेरेंसी होती है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है?
अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। का सवाल ये, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबिलिटी, जवाबदेही आपकी। तो ट्रांसपेरेंसी से क्या आपको पता चल जाएगा कि क्यों, कहाँ पर है मेरी फाइल, कहाँ पर रुकी हुई है। सीपी ग्राम्स आपने डाल दिया, वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है। आपने कोई कंप्लेंट आरटीआई निकलवा ली कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है इस वाला स्कीम में कितने पैसे खर्च हुए पिछले साल में और उसमें क्या क्या उसके फायदे हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या करेगा? उनकी जवाबदेही तय करेगा, जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सरकारी सेवक है, उन सब की उससे अकाउंटेबिलिटी होगी। वर्क तो भी आप इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है। एफिशिएंट वर्क होगा, लोग गवर्नमेंट में भागीदार बनेंगे, कार्य की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अकाउंटेबिलिटी अगर है तो सोशल इंक्लूजन होगा। कोई भी इंसान irrespective of his class, caste, religion can ask question to the government। ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पर एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का गवर्नेंस में फायदा है। ठीक है, ये समझ में आता है? तो अगर आप गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के 8 पिलर देखोगे, गुड गवर्नेंस के 8 पिलर है। पहला पिलर है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है सिटीजन सेंट्रिक, चौथा है रेस्पॉन्सिव, पांचवा है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, छठा है एफिशिएंट, सातवां है इक्विटी एंड इंक्लूसिव, आठवां कुछ है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक इफेक्टिव है। सर मैं भी पार्टिसिपेशरी। हाँ, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेटरी, वेरी गुड। तो ये 8 पिलर है। अब आप देखो, ट्रांसपेरेंसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी लाएगा, वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होगी तभी तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आरटीआई में। वो रेस्पॉन्सिव बनाएगा गवर्नमेंट को, रूल बाय लॉ बनाएगा, एफिशिएंट बनाता है, इक्विटी बनाता है एंड पार्टिसिपेटरी बनाता है। अकाउंटेबिलिटी भी क्या करता है? यही सारे काम करता है। तो घुमा कॉन्शियस फिरा के ओरिएंटेड होता है ना। क्या? कॉन्शियस ओरिएंटेड। कंसेंसस ओरिएंटेड, हाँ। सिटीजन सेंट्रिक मतलब कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? सबका सहमति। तो यही तो सिटीजन सेंट्रिक है। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? सर तो बस यही लिखना है, अगर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब का कोई भी सवाल आ जाए तो, कि किस तरह से गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। तो आपको टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें बताओ गांधी जी बताओ। का जो 7 पाप है वो हम ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ, आराम से। कौन सा आप ऐड करना चाहोगे इसमें? सर अगर मुझे ऐड करना अगर होगा तो मैं यहाँ पे मानवता के बिना विज्ञान को भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, और साथ में विवेक के बिना आनंद, दो चीज। या पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल भी आप ऐड कर सकते हो गवर्नेंस में, मतलब जी सर। गवर्नमेंट इज द पार्टी। जी ठीक, जी यू जी कैन जी। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी यू कैन कोट एवरीवेयर, सो डोंट वरी। ओके ठीक है, हाँ। जी। और बताओ बाकी। ठीक है, तो ये सारे सवाल है। बाकी के 4 मेरे हिसाब से आपको खुद को एक बार पढ़ने चाहिए और लिखना चाहिए इसी बिहाफ पे जैसा मैंने करवाया है। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आपको समझ में आएगा और आप अच्छे आंसर लिख पाओगे। ठीक है, जैसे फोर्टिट्यूड इज द गार्ड एंड सपोर्ट ऑफ अदर वर्च्यूज डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। फोर्टिट्यूड मतलब करेज। तो करेज जो है दूसरे भी जो भी वर्च्यूज है, अच्छी वैल्यूज है, उनका गार्ड है और उनका सपोर्ट है। किस तरह से आप, और कौन कौन सी वैल्यूज है सिविल सर्वेंट्स की, वो सिलेबस में है, वही है इंटीग्रिटी। भाई जिसके पास करेज नहीं होगा वो इंटीग्रिटी शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर करेज नहीं है तो पॉलिटिकल प्रेशर जब भी उस पर आएगा तो वो इंसान सकम्ब कर जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर में दब जाएगा, और दब जाएगा तो करप्शन करने लग जाएगा। तो अगर करेज नहीं है तो इंटीग्रिटी आप नहीं रख सकते।
अगर करेज नहीं है, दूसरी वैल्यू क्या है सिविल सर्विस की? ऑब्जेक्टिविटी। करेज नहीं है तो वही सेम ऑब्जेक्टिविटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर करेज नहीं है तो आप एम्पथी या इमोशनल इंटेलिजेंस भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि करेज चाहिए होता है दूसरे के इमोशंस को समझने में, अपनी गलती मानने में। करेज नहीं है तो यू कैन नॉट बी डिवोटेड टू ड्यूटी। समझ में आ रहा है करेज का रोल, कि करेज किस तरह से दूसरी वैल्यूज को सप्लीमेंट करता है। एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो, आप करेजियस नहीं हो तो ना तो आप सिस्टम के अगेंस्ट जा पाओगे, ना सिस्टम के साथ रह पाओगे, आप कहीं खो जाओगे। अगर करेज नहीं होता तो 1991 रिफॉर्म्स नहीं होते, एलपीजी रिफॉर्म्स। सो दोज एग्जांपल्स यू कैन राइट हियर। समझ में आ रहा है इस फोर्थ क्वेश्चन का किस तरह, थर्ड क्वेश्चन किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो? यस सर। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे तो सही रहता। रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड में भेज दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। then which ethical principles are involved in conducting scientific research and experiment? कौन कौन से ethical principles involve होते हैं scientific research करने में? Can you tell? सर Scientific मीन्स research जैसे प्रोसेस एंड mean जैसे कि versus end। सारे साइंटिफिक मतलब मेडिसिन वगैरह रिलेटेड कुछ होगा, वैक्सीन एंड एक्सेट्रा, तो यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीका वगैरह, अफ्रीकन कंट्रीज हाँ, में कंडक्ट करते हैं। वेरी गुड, गुड गुड गुड। मीन वर्सेस एंड, सोशल जस्टिस, इसमें एथिकल प्रिंसिपल शुड बी इन्वॉल्व। ह्यूमैनिटी, योर ह्यूमन प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट्स शुड नॉट बी वायलेटेड। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जब भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो? इट शुड नॉट हार्म एनीवन, शुड नॉट हार्म इवन एनिमल्स यार, उनको भी क्यों हार्म करना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में। समझ में आ रहा है? लगभग वैसा ही है, यही सारी वैल्यूज कोट करते जा रहे हो आप। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए किसी की। ऐसा नहीं है कि रिसर्च किया, किसी की डेथ हो गई और फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सारी चीजें? सर यस सर। सर प्रकृति का दोहन भी सर ना हो। हाँ, यस, ये भी आप लिख सकते हो। इन्वायरमेंट सर ऑनेस्ट सस्टेनेबिलिटी। सर मैं सोच आई एम गिविंग यू डायमेंशन सोचने के लिए, आप जितना अच्छा लिख सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया ये सारे क्वेश्चन जो 5 हमने, 3 तो हमने प्रॉपर किया, 2 की मैंने एक बार आउटलाइन बता दी। तो आई होप आप एथिक्स इसी तरह से कवर करेंगे। विल मीट सम अदर डे ऑल्सो टू डिस्कस मोर इन फ्यूचर। तो इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, एंड आई विल शेयर द वीडियो। तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट डू लेट मी नो। ठीक है, हम लोग और कभी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, यस सर। तो आई ओके होप आपके टाइम का सदुपयोग हुआ होगा यहाँ पर। यस सर। चलो ठीक है, चलो बाय थैंक बाय, यू सर। टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। सर। सर थैंक यू सर। और एक काम सर, और सर प्लीज अगर हो सके तो सर जितने भी जीएस हैं उनके बेसिस पे अगर आप ले आए इस तरह के वीडियो, जितने भी जीएस पेपर हैं एथिक्स के साथ सकते वो काफी अच्छा रहेगा सर। खास करके सर ऐसे पे कुछ अगर गाइड कर पाए तो काफी अच्छा रहेगा सर हमारे लिए। ठीक है यार, बिल्कुल आई ट्राई, जितना हो सकता है, इतना टाइम मिलता है मैं करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद ये मोस्ट सर ये वेलकम। जैसे आपने सेशन लिया वो प्रैक्टिकल होता है तो इसलिए ज्यादा मतलब रिमेम्बर करने में और याद करने में अच्छा रहता है। ये प्रैक्टिकल वे में जो आपने समझाया वो अच्छा रहता है। तो आई ट्राई, जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई करता हूँ, बाकी देखते हैं। ठीक है, मैं यस ट्राई कर सर। रहा हूँ कि थैंक आप लोग सिलेबस समझ पाओ, बस मेन वो है। यस सर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सबका।
चलिए, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो विल कॉल इट अ डे। बाय बाय।